वेरी गुड मॉर्निंग SRPM। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। इसमें बताया गया है कि नमक का व्यापार जो कि सरकार के द्वारा निषेध हो गया था कि हम उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं। निषेध का अर्थ होता है मना होना। लोग चोरी छिपे अपनी चालाकी के द्वारा, अपनी मक्कारी के द्वारा कुछ असंवैधानिक कार्यों द्वारा इसका व्यापार करने लगे। पौ 12 होना एक मुहावरा है। लेखक बताता है कि उस समय फारसी भाषा का प्राबल्य था, मतलब फारसी भाषा लोग बहुत ज़्यादा बहुतायत में उसकी मांग थी। जिस प्रकार से आज अंग्रेजी भाषा की मांग है, उसी प्रकार से उस समय लोग फारसी भाषा पढ़कर अच्छे अच्छे पदों पर, प्रतिष्ठित पदों पर स्थापित हो जाते थे। उनकी नियुक्ति अच्छे अच्छे पदों पर हो जाती थी। कहते हैं कि एक मुंशी वंशीधर थे जो अपनी पढ़ाई खत्म कर नौकरी की खोज में निकले, रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। घर की स्थिति के बारे में उनको समझाने लगे। बोले, मैं तो कगार पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। कगार पर का वृक्ष होना मतलब
अंत समय निकट आना। तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। ओहदा मतलब होता है पदवी। उन्होंने कहा कि ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। उनके मत से ऊपरी आय जो है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। अर्थात ऊपरी आय ही एक ऐसी आय है जिसको पाकर मनुष्य सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव पुष्पित और पल्लवित होता रहता है। उन्होंने कहा कि वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत मतलब वृद्धि। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। उनके कहने का अर्थ था कि आप आवश्यकता और समय को देखते हुए जो आपको सही लगे उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना सही लगे तो कठोरता करें, नम्रता का व्यवहार करना सही लगे तो नम्रता का व्यवहार करें, मित्रता का व्यवहार करना सही लगे तो मित्रता का व्यवहार करें। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। उन्होंने कहा कि जिसको आपसे आवश्यकता है उसके साथ आप अगर कठोरता करोगे तो आप लाभान्वित होगे, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। बेगरज मतलब होता है जिसको आवश्यकता नहीं है, उसको आप उसके साथ आप मित्रता का या नम्रता का व्यवहार करो। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। उन्होंने अपना उपदेश दे दिया कि यह जो है मेरी जन्म भर की कमाई है, इसको तुम गांठ बांध लो। गांठ बांधना मतलब इसको कंठस्थ करना है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस वित्तीय संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मावलंबन मतलब स्वयं पर आलंबन, अपने आप का आधार स्वयं होना। आगे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। शकुन मतलब होता है अच्छा समय। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। फूले ना समाना का एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अर्थात जो उनके अड़ोसी पड़ोसी थे, उनके बगल के लोग थे, उनके हृदय में शूल उठना मतलब उनके लिए बड़ा कष्टकारक यह संदेश था। हमने आपको अभी तक बताया इस पैराग्राफ में आज के जो पढ़ाया गया उसमें हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं। उन प्रश्नों को करें और इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। दोनों पूरे पैराग्राफ को जितना हमने पढ़ाया उसको आप ध्यान से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि कहीं पे किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रश्न का समुचित उत्तर आप देने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हो, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछने का प्रयास कर सकते हो। आपका पहला प्रश्न होता है,
नमक का व्यापार लोग किस प्रकार से करने लगे? नमक का व्यापार लोग किस प्रकार से करने लगे? अगला प्रश्न आपका, किस पद के लिए लोग सर्वसम्मानित पदों को छोड़ रहे थे? किस पद के लिए लोग सर्वसम्मानित पदों को छोड़ रहे थे? वृद्ध मुंशी जी ने मुंशी बंशीधर को क्या सीख दी? धैर्य अपना मित्र। अगला प्रश्न है, धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, और आत्मावलंबन ही अपना सहायक। इनकी व्याख्या करें। मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आपको शब्दों में, पाठ में के अंदर किसी शब्द में क्लिष्टता होती है, समझ में नहीं आता, किसी शब्द का अर्थ आप नहीं समझ पाते हो, तो आप कमेंट के माध्यम से उस शब्द का अर्थ पूछने का प्रयास करना। जिन प्रश्नों का उत्तर आप समुचित रूप से नहीं देने में अपने आप को असमर्थ पाते हो, उन शब्दों, उन प्रश्नों को भी आप पुनः प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद क्लास।